आईवीएफ एक बहुत ही सरल प्रोसीजर है, इससे डरने की जरूरत नहीं। Namaskar, I'm Dr. Puneet Kochhar. I'm a fertility specialist at Elixir Fertility Center in North Delhi. Today I'll be talking to you about the step-by-step procedure for IVF. IVF एक बहुत ही सरल प्रोसीजर है, इससे डरने की ज़रूरत नहीं। यदि आपको IVF एडवाइस किया गया है, सबसे पहले आपके IVF स्पेशलिस्ट इज गोइंग टू मेक श्योर वेदर यू एक्चुअली नीड द प्रोसीजर। क्या आपको IVF की वाकई ज़रूरत है या क्या कोई और बेसिक प्रोसीजर के द्वारा आप कंसीव कर सकते हैं। If you do need IVF, if let's say you have an ovarian factor or male factor या tubal factor जिसकी वजह से आपको IVF की ज़रूरत है, दूसरी चीज़ वो टेस्ट करके देखेंगे क्या आप सीधा IVF कराने लायक हैं या पहले आपको कोई मेडिकल फिटनेस या कोई थायराइड कंट्रोल या कोई और सर्जरी की ज़रूरत है। तो कुछ ब्लड टेस्ट व अल्ट्रासाउंड द्वारा ये जाना जा सकता है कि क्या आप मेडिकली फिट हैं, क्या आपकी ट्यूब्स में कोई हाइड्रोसैल्पिंग्स या ऐसी दिक्कत है जिसके लिए आपको पहले लैप्रोस्कोपी या हिस्ट्रोस्कोपी कोई और प्रोसीजर कराना है। मान लीजिए आपका अल्ट्रासाउंड भी ठीक है और आपके ब्लड टेस्ट सारे ठीक आ रहे हैं एंड येस यू आर रेडी टू स्टार्ट योर IVF जर्नी नाउ। अब शुरू होता है IVF का एक्चुअल प्रोसीजर। इस प्रोसीजर को हम कुछ स्टेप्स में डिवाइड करते हैं। पहला स्टेप आता है ओवेरियन स्टिमुलेशन। IVF का प्रोसीजर 2 प्रोटोकॉल से किया जाता है। कुछ और प्रोटोकॉल्स हैं जो अनकॉमन होते हैं जिनके बारे में हम बात नहीं करेंगे। द 2 कॉमन प्रोटोकॉल्स आर द लॉन्ग एंड द शॉर्ट प्रोटोकॉल। आजकल ज़्यादातर सेंटर शॉर्ट प्रोटोकॉल फॉलो करते हैं जिसको एंटागनिस्ट प्रोटोकॉल भी कहा जाता है। इसमें पीरियड के दूसरे दिन से आपको एक डेली इंजेक्शन लगाया जाता है जो कि ओवरीज में मल्टीपल एग्स ग्रो करने में हेल्प करता है। हर फीमेल का नॉर्मली हर पीरियड में एक ही एग बनता है यदि हम कोई स्टिमुलेशन या कोई ओव्यूलेशंस ना दें। IVF में अगर हम एक एग निकालें या हम 8-10 एग्स निकालें, ओवरऑल खर्चा लगभग पेशेंट का सिमिलर आता है, पर ज़्यादा एग्स बनने से आपका चांस ऑफ कंसेप्शन इन दैट पर्टिकुलर साइकिल बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है कि इतने सारे एग्स में आपको अच्छे एम्ब्रियोज मिल जाएंगे। सो कोशिश ये की जाती है कि एक फीमेल के ऑन एन एवरेज 8, 10, 12 एग्स बने। इसके लिए आपको स्टिमुलेशन के लिए गोनाडोट्रोपिन के इंजेक्शंस लगाए जाते हैं। ये इंजेक्शंस फॉर एन एवरेज पीरियड ऑफ 8, 9 या 10 दिन लगाए जाते हैं। इंजेक्शंस आप खुद भी लगा सकते हैं। हम पेशेंट या उनके हस्बैंड को सेल्फ इंजेक्शन सिखा देते हैं। सो आपको डेली IVF क्लिनिक आने की ज़रूरत नहीं होती। इन 10 दिनों में लगभग 3 बार आपका अल्ट्रासाउंड किया जाता है। सो वी डू अ बेसिक अल्ट्रासाउंड ऑन डे 2, then after 4 or 5 days on day 6, then again after 3 days on an approximately let's say day 9 of your cycle. Usually तीसरे अल्ट्रासाउंड तक हमें दिखता है कि एग साइज रेडी है। जिस दिन हमें एग साइज रेडी दिखेगा उस दिन आपको आखिरी इंजेक्शन लगाया जाता है, जिसके 1.5 दिन बाद ऑन एन एवरेज आफ्टर 35 to 36 आवर्स लेटर वी डू द एग कलेक्शन प्रोसीजर। सो पहला फेज था स्टिमुलेशन, दूसरा फेज आ जाता है oocyte रिट्रीवल या एग कलेक्शन। यह एक छोटा सा प्रोसीजर है जिसमें केवल लगभग 15-20 मिनट लगते हैं। मेजॉरिटी सेंटर्स गिव द पेशेंट जनरल एनेस्थीसिया क्योंकि उससे पेशेंट रिलैक्स रहता है। यदि आप GA ना लेना चाहें, इसे लोकल एनेस्थीसिया में भी किया जा सकता है। पिकअप वाले दिन या एग कलेक्शन वाले दिन आपको लगभग 4 घंटे के लिए हम हॉस्पिटल में या IVF सेंटर में एडमिटेड रखते हैं। आफ्टर द प्रोसीजर आपको 2 घंटे रेस्ट के लिए और ऑब्जर्वेशन के लिए रखा जाता है। यू आर अलाउड टू गो बैक होम द सेम डे। वी एडवाइज दैट यू डू नॉट ड्राइव द सेम डे, डू नॉट डू एनी हैवी फिजिकल एक्टिविटीज द सेम डे। इसके अलावा आप अपना बाकी सारा काम खुद कर सकते हैं, खाना पीना चलना, इसके लिए आपको मदद की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पिकअप वाले दिन हम आपको बता पाते हैं कितने एग्स रिट्रीव किए गए। अब जितने एग्स रिट्रीव होते हैं इन सब को आपके हस्बैंड या पार्टनर के स्पर्म के साथ फर्टिलाइज किया जाता है। फर्टिलाइजेशन के 2 प्रोसीजर्स होते हैं, IVF व ICSI। These are laboratory details which we will not be discussing in this video. अगर यूजुअली मेल पैरामीटर्स में कोई दिक्कत आती है तो ICSI is a better procedure. For other patients, your embryologist may prefer doing an IVF. Once the embryos have fertilized, we culture them. So जो fertilized embryos हैं उनको 3 से 5 दिन लेबोरेटरी कंडीशंस में ग्रो करने दिया जाता है। वो डेली असेस करके देखा जाता है कि इनमें से बेस्ट एम्ब्रियोज कौन से और कितने हैं। अकॉर्डिंगली आपका एम्ब्रियो ट्रांसफर 3 से 5 दिन बाद किया जाता है। कई केसेस में हम एडवाइस करते हैं कि एम्ब्रियोज को सेम साइकिल में ट्रांसफर ना किया जाए बल्कि फ्रीज कर दिया जाए।
यदि आपके एग्स तैयार होने तक आपकी एंडोमेट्रियम की थिकनेस कम है, या आपके हार्मोन लेवल्स आउट ऑफ नॉर्मल रेंज आ रहे हैं, या मान लीजिए कोई और ऐसी कंडीशन है जैसे कि इंसिडेंटली आपको कोई और इन्फेक्शन हो जाए, कोविड हो जाए, टीबी डायग्नोज हो जाए, फीवर हो जाए, ऐसे कंडीशंस में हम एम्ब्रियो ट्रांसफ़र सेम साइकिल में नहीं करते। ऐसे कंडीशंस में आपके एम्ब्रियोज को सेफली फ्रीज करके रखा जाता है, नेक्स्ट साइकिल में फ्रोजन एम्ब्रियो ट्रांसफर किया जाता है। अगेन, आई विल नॉट बी डिस्कसिंग अ फ्रोजन एम्ब्रियो ट्रांसफर इन टुडेज वीडियो। सो लेट्स से वी डिसाइडेड कि आप ट्रांसफर के लिए रेडी हैं। सो 3 से 5 दिन बाद हम एम्ब्रियो ट्रांसफर करते हैं। दिस इज अगेन एन इवन शॉर्टर एंड ईजियर प्रोसीजर। एम्ब्रियो ट्रांसफर में केवल 5 मिनट लगते हैं। वी कॉल यू टू द सेंटर, वी टेल यू टू कम विद अ पार्शियली फुल ब्लैडर। सो यूरिन रोक के रखने से यूट्रोसर्वाइकल एंगल सीधा हो जाता है। यूट्रस और सर्विक्स के बीच का एंगल सीधा होने के कारण एम्ब्रियो ट्रांसफर एक बहुत ही स्मूथ और एट्रोमैटिक प्रोसीजर हो जाता है। इसमें एक पेन नहीं होता। ये आपके ट्रांसवेजाइनल स्कैन्स जितना आसान प्रोसीजर है। मोस्ट women do not need anesthesia for this procedure. After the embryo transfer, we let you to rest in the center for a few minutes and then you're okay going back home the same day. A lot of people ask about bed rest after embryo transfer. So I've advised this in another video where I've mentioned that bed rest is not needed. I've discussed the precautions after an embryo transfer. इनके बारे में हम डिटेल में आज बात नहीं करेंगे, पर एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के बाद आप अपनी नॉर्मल फिजिकल एक्टिविटीज सब कैरी कर सकती हैं। आईवीएफ का आखिरी फेज होता है 2 हफ्ते का वेट। ट्रांसफ़र के 2 हफ्ते बाद आपको जो दवाइयाँ एडवाइस की गई हैं वो घर बैठ कर लेनी हैं। आप अपना नॉर्मल काम सब कंटिन्यू कर सकते हैं। द बेस्ट इज़ टू स्टे रिलैक्स्ड एंड फॉलो योर डॉक्टर्स एडवाइस। 2 weeks later or approximately 12 to 14 days later, we do a beta HCG blood test which tells us whether you're pregnant or not. During these 2 weeks, a lot of women have spotting or even bleeding. I would advise you not to panic. कई बार प्रेगनेंसी पॉजिटिव होने के बावजूद ब्लीडिंग स्पॉटिंग हो सकती है, जिसे हम इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग कहते हैं। सो अगर ब्लीडिंग हो रही है, प्लीज़ दवाइयाँ बंद मत करिए। प्लीज़ कॉन्टैक्ट योर आईवीएफ स्पेशलिस्ट। लेट हिम और हर डिसाइड कि आगे क्या टेस्ट कराने हैं, आगे कोई और मेडिसिन या इंजेक्शंस देनी है या नहीं। सो एंजॉय योर आईवीएफ जर्नी एंड आई एम श्योर यू विल हैव अ पॉजिटिव रिजल्ट। थैंक यू।